जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीडीपी के 30 एमसीक्यू। कितने एमसीक्यू? 30 एमसीक्यू हैं, जो कि पीवाईक्यू हैं 2022 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका। जो 2022 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए उसके जो पीवाईक्यू हैं 30, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास के बाद ये जो पीडीएफ है मिल जाएगी 30 क्वेश्चन की। तो इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, या फिर ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन कर सकते हैं और यहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो 30 एमसीक्यू हम लोग करने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। 30 क्वेश्चन में आप कितने सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पूरे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और जितने भी सही हों ईमानदारी से पूरे अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कितने सही हुए। ये एक तरह का मॉक टेस्ट होगा आपका, ठीक है, 30 क्वेश्चन का। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष का दिया है। पहले यहाँ पर कथन दिया है, फिर यहाँ पर तर्क दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तर्क दे रहे हैं, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। बताइए सही विकल्प चुनिए, बता रहे हैं। पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड, आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कह रहे हैं कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों में सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो ये बात तो सही है, ठीक है। कह रहे हैं बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो ये बात भी सही है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वे एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। तो इस हिसाब से इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन 1, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। दोनों स्टेटमेंट को, कथन को और तर्क को ध्यान से पढ़िए, तो आपको जो सीडीपी में आपने जो पढ़ा होगा थ्योरी, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि स्टेटमेंट दोनों सही है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, ठीक है। शरीर का विकास तो होना ही चाहिए ना, तो शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत ये सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। कह रहे हैं कि विकास का कौन सा सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है ये सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है, ठीक है, और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। पहला है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, बी है शीर्षगामी सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, चौथा है एक रूपता का सिद्धांत। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कौन सा राइट आंसर है। देखिए पहला है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, दूसरा है शीर्षगामी सिद्धांत। देखिए कह रहे हैं कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है। शीर्षगामी मतलब शीर से शुरू हुआ फिर बाकी जगहों पर गया, तो ये बी ऑप्शन, दूसरा विकल्प जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। परिपक्वता, पाड़, अनुकूलन, सामाजिकरण। आपको बताना है खाली स्थान में क्या भरेंगे आप। आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। कौन संदर्भित करता है? परिपक्वता संदर्भित करता है या पाड़ संदर्भित करता है या अनुकूलन या सामाजिकरण। देखिए तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिपक्वता। परिपक्वता जो है आनुवंशिक स्वभाव के
पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये जीन पियाजे लिखा हुआ है। ठीक है, जीन पियाजे, जॉ पियाजे नहीं, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? परिपक्वता, अनुबंधन, सजा, क्रिया, सामाजिक अनुभव। कौन कौन से कारक हैं मतलब कि संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? फिर आपको पहले यहाँ पर 4-5 स्टेटमेंट दिखे, फिर बताया गया है ये विकल्प दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। इसमें से बताना है कौन सा सही है कि 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सभी। चौथे में दिया हुआ है सभी। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। अब देखिए ऊपर की पांचों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए। 5 स्टेटमेंट हैं, यानी परिपक्वता, अनुबंधन, सजा, क्रिया, सामाजिक अनुभव। इनमें से नेगेटिव चीज़ क्या लग रही है आपको? जैसे यहाँ पे दिया हुआ सजा, ठीक है, तो मतलब पनिशमेंट। अगर इसको हम कट करते हैं, तीसरा देखो, तीसरा यहाँ पर है ये स्टेटमेंट, ये वाले विकल्प और ये वाला विकल्प, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। 1, 2, 4, 5। आगे देखिए, यहाँ पर भी जीन पियाजे है। ठीक है, ये जीन पियाजे लिखा हुआ है, जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। कह रहे हैं जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है। मतलब कोई बर्तन में पानी है, ठीक है, दूसरे बर्तन में डाला जाता है, तब जो पानी की मात्रा है बर्तन के आकार के अनुसार, जैसा आकार होगा वैसा ही पानी का जो आकार है वो वैसा ही हो जाता है। मतलब अगर बर्तन काफ़ी ज़्यादा बेस वाला है तो उसकी जो हाइट है पानी की वो घट जाएगी, या बर्तन कम बेस वाला है और वो लंबा है तो पानी का हाइट जो है बढ़ जाएगी। विकल्प देखिए, 4 विकल्प हैं। बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की। तीसरा है जीववाद सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। चौथा है बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और जीन पियाजे के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो जीन पियाजे की वीडियो अपलोड की गई है हमारे चैनल पर, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो शायद आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। ठीक है, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। कह रहे हैं कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक चरण। तीसरा है संवेदी चालक और अमूर्त चरण। अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और संवेदी चालक। संवेदी चालक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो बताना है आपको इसमें से संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, तो आपने अगर जीन पियाजे के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर दिया है जीन पियाजे में कि सबसे पहले संवेदी चालक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमान के लिए है खाने से रोकती है। किसको? खुद को रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, दूसरा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 7वें का देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन
2 सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, कोहलबर्ग के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो मतलब कोहलबर्ग के बारे में क्वेश्चन आया है तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? लेव वाइगोत्स्की किसके अनुसार पूछ रहे हैं? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, ये जॉब पियाजे नहीं, जीन पियाजे है, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। बताइए किसके अनुसार है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ लीजिए, जीन पियाजे के बारे में, हार्वर्ड गार्डनर और कोहलबर्ग, इनके बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो फिर 2023 में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? अनुकूलन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश, आनुवंशिकता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुकूलन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश और आनुवंशिकता। बताना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, मतलब सांस्कृतिक परिवेश। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? सांस्कृतिक परिवेश। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तु दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? देखिए, पहला है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, दूसरा है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, चौथा है भाषाई बुद्धि। बताना है आपको इसमें से राइट आंसर क्या होगा। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर है 10, ये ऊपर नंबर पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि। राइट आंसर ऑप्शन 2। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीकता और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, दूसरा है लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, तीसरा है कहानियों व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता, चौथा है प्राकृतिक रूप से जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता। बताइए क्या राइट आंसर होगा? दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? ध्यान से शब्द को समझिए, दृश्य स्थानिक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मतलब छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीकता और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? गलत लिखा है यहाँ पे, किसको बढ़ाना नहीं होगा, किसको बढ़ावा देगा। ठीक है, किसको बढ़ावा देगा? जेंडर समानता को, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर भूमिका मिलनसारपन, चौथा है जेंडर समानता को। ठीक है, पहला है जेंडर समता, लास्ट वाला जेंडर समानता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जब भी इस तरह की चीज़ें होती ना कि लड़कों को कहा जाए कि लड़कियों की तरह मत रहो, है ना, विनम्र मत बनो, इस तरह की जब भी चीज़ें होती हैं ये हमेशा जेंडर रूढ़िवादिता में आती है। किस में आती हैं? जेंडर रूढ़िवादिता में, जेंडर स्टीरियोटाइप में। ठीक है, मतलब अगर लड़का है तो क्या वो रो नहीं सकता? ऐसा तो नहीं है ना। देखिए विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक
रणनीति क्या होनी चाहिए? विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षिक रणनीति के मतलब बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। उचित समावेशन, मानकीकृत मूल्यांकन। तीसरा है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। चौथा है दृष्टिकोण में अनम्यता। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, 5 सेकंड सोच सकते हैं, फिर बताइए कि क्या होगी रणनीति। आप टीचर हैं और बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं, तो आपकी रणनीति क्या होगी। चारों ऑप्शन देखिए कायदे से। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, उचित समावेशन। ठीक है, उचित समावेशन, मूल्यांकन नहीं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम नहीं, दृष्टिकोण में अनम्यता, ऐसा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पहला विकल्प है मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे के प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। दूसरा है यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। तीसरा है यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानता। चौथा है यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। क्वेश्चन का 14th क्वेश्चन है, 14 नंबर, उसका बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ये सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, मतलब सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करना, कि बच्चा कैसे सीख रहा है उसको देखते रहना। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय और तनाव पैदा कर दें, असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना, छात्रों के बीच तुलना करना, सीखने की प्रक्रिया में सहायता करना। क्या होगा अगर आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या होगा आपका उद्देश्य? क्या आप छात्रों में भय और तनाव पैदा करेंगे, बच्चों को डराएंगे? दूसरा है असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करेंगे, या छात्रों के बीच तुलना करेंगे, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, छात्रों में भय तो नहीं पैदा करोगे, है ना, तो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। असुरक्षा और हीनता की भावना, ये भी बहुत ही नेगेटिव है। छात्रों के बीच तुलना भी नहीं करनी होती है, क्योंकि सब छात्रों की अपनी अपनी एबिलिटी होती है। तो बचा ये ऑप्शन चौथा। ठीक है, चौथा क्या है, सही आंसर है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 16वां, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। विशेष इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। तर्क है समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधिता वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को ही पोषित किया जाए। विकल्प वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में दिए थे, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। बताइए कि कथन जो दिया है उसका तर्क, कथन सही है या तर्क सही है? कथन और तर्क दोनों सही हैं, कथन गलत है, तर्क गलत है, या दोनों गलत हैं, है ना। बताइए क्या है इसका राइट आंसर 16वें का। समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। देखो शब्द पे लिखा है केवल, तो ये तो कथन गलत है। ठीक है, कि समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही कैसे लाभान्वित होंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ सही दिया है ये गलत करो। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, नहीं ए सही है, बचा ऑप्शन 4। ठीक है, इस हिसाब से क्या होगा ऑप्शन 4। अब समावेशी शिक्षा क्या होती है? सबको शिक्षा देना, है ना, समावेशी शिक्षा में सभी को। तो वहाँ पर केवल विशेष बच्चे ही कैसे लाभान्वित होंगे? वहाँ पर सभी बच्चे लाभान्वित होंगे ना, विशेष बच्चे नहीं। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? ठीक है, शब्द पे ध्यान दीजिए। सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक हाशीकरण। तीसरा है मानकीकृत पाठ्यक्रम, विभेदित निर्देश। बताइए इसे क्या राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ये भी सरल है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विभेद। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, सामाजिक बहिष्कार तो नहीं करेंगे ना, सामाजिक हाशीकरण भी नहीं करेंगे, ठीक है, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, विभेदित निर्देश, ठीक है, क्योंकि वंचित पृष्ठभूमि से छात्रों को समायोजन करना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है। ऑप्शन 4 हैं। पहला विकल्प है व्हील चेयर या पहिया कुर्सी, दूसरा है बड़ी मुद्रण वाली किताबें, तीसरा है शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, चौथा है स्पर्श सामग्री। देखो क्वेश्चन निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शारीरिक गति विकलांगता मतलब कि बच्चा ऐसा है जो चल नहीं पा रहा, ठीक है, चल नहीं पा रहा, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझता हो बच्चा, तो क्या करेंगे उसके लिए। बड़ी मुद्रा वाली किताबें नहीं, तीसरा देखिए दूसरा ऑप्शन बड़ी मुद्रा वाली किताबें क्या करेंगे, शब्द भविष्यवाणी वाले सॉफ्टवेयर नहीं, स्पर्श सामग्री नहीं, स्पर्श सामग्री तो उनको दी जाती है जो बच्चे आंखों से नहीं देख सकते है ना, बड़ी मुद्रा वाली किताबें उनको दी जा सकती हैं जो छोटे बच्चों को दी जाती है पहली चीज़ तो बड़ी मुद्रा वाली, ठीक है। अब देखिए शारीरिक रूप से गतिक विकलांगता है ना, तो चल नहीं पाता, तो उसको व्हील चेयर या पहिया कुर्सी दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषता है। गुणज वैकल्य, पाठन वैकल्य, लेखन वैकल्य, स्वलीनता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन जब इससे हो ना, उनको एक बार इंग्लिश में भी दिए होते हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं आप, वैसे हिंदी कभी भी कठिन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 गुणज वैकल्य, ठीक है। पाठन वैकल्य नहीं होता, लेखन वैकल्य नहीं होता, मैथ में कमज़ोर है ना तो गुणज वैकल्य होगा। जब भी अगर मैथ की बात करें, गणितीय अवधारणा की बात कर रहा है तो गुणज वैकल्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। पहला विकल्प है विचारों की अनम्यता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता, अभिसारी सोच। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, क्या शामिल है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जटिलता के लिए वरीयता, ठीक है, जटिलता के लिए वरीयता। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। पुरस्कार और दंड का प्रावधान, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, तीसरा है सीखने के तरीके पर विचार, चौथा है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान नहीं होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर नहीं। अब देखिए सीटेट में इसमें आंसर की में दिया था ये और ये दोनों, ठीक है, इन लोगों ने दोनों आंसर की में दिया था कि ये दूसरा भी सही हो सकता है, तीसरा भी सही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के 2 आंसर हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको 2 नहीं मानने हैं, आप दोनों को याद कर लीजिए कि ये अर्थपूर्ण अधिगम में जो है सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इस तरह के जब भी ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन बन के आएंगे ना, जैसे दिया होता है 1 and 2 राइट, 2 and 3 सही है, तो उस तरह में 2 3 सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन सीटेट में सही माने गए हैं आंसर की में, तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है कभी भी अगर आए तो इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको जो है नंबर मिलेगा, अगर इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे कि 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, कथन ए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तर्क दिया है माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो इसका देखो
कथन क्या है और तर्क क्या है, दोनों को पढ़िए और कथन को पहले पढ़िए फिर उसका तर्क देखिए। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए कि इसका जो कथन है उसके तर्क के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। कोई विकल्प हैं ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप कथन को पढ़िए, कह रहे हैं शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, मतलब सारी कुछ सीखने की चीज़ें पाठ्य पुस्तक से ही बच्चा सीख लेता है। तो ये तो गलत हो गया, कथन ए सही है गलत है, मतलब ये गलत हो गया। तो ए सही, ए और आर दोनों सही है, नहीं ए गलत है, ए सही है लेकिन गलत है, बचा ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है। बी है ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तीसरा है एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होते हैं। चौथा है तब होते हैं जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोचिए, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम क्या है। क्वेश्चन नंबर है 23, 7 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। पहला है अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, दूसरा है प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, तीसरा है सहयोग और सहकारात्मकता, चौथा है पृथकीकरण व नामीकरण। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 मतलब सहयोग और सहकारात्मकता, सहयोग और सहकारात्मकता। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन कई सारे आए हैं कथन और तर्क वाले इस बार। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन तैयार कर जाइएगा, मतलब आ सकते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी। अब 2023 में फिर जो ऑफलाइन होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कथन देखिए, फिर तर्क दिया है, मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तर्क है, बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा है ए और आर दोनों गलत है। बताइए क्या है राइट आंसर इसका। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा रुक जाएगा, ये बड़े क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मतलब ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन देखिए, मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति है। तो ये चीज़ सही है, बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में प्रश्न केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाना चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। तीसरा है किसी के भी द्वारा नहीं पूछा जाना, पूछें और न और पूछे नहीं जवाब दिया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, हिंदी में थोड़ा उटपटांग हो जाता है। किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाने चाहिए। छात्र और शिक्षक दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सरल क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको जो है क्वेश्चन को पढ़िए, चारों विकल्प ध्यान से, फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे कह रहे जब भी केवल लगा होता है तो थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो जाती है कभी कभी। केवल लगा होगा तो ये समझ लो 90% स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, 10% चांस होते हैं कि उसमें सही हो। केवल छात्रों द्वारा पूछे जाना चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा उत्तर दिए, ना
केवल शिक्षक द्वारा ना किसी भी के द्वारा नहीं पूछा जा, फिर तो क्लास में हो क्या रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है एक दूसरे से, तो क्या वहाँ पे चल रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, आपको तीसरा ऑप्शन तो पढ़ के समझ आए, किसी के भी द्वारा नहीं पूछा जाना चाहिए और ना कोई जवाब नहीं देगा। ऐसा कोई क्लास होती है कि कहीं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कोई और कोई जवाब नहीं दे रहा, सब लोग मूक बने बैठे हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरण को कैसे बढ़ाया जा सकता है। कैसा प्रेरण, आंतरिक अभिप्रेरण कैसे बढ़ाओगे बच्चे का। भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करते हैं। दूसरा है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा, दंड के भय द्वारा, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। बताइए, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरण को कैसे बढ़ाओगे आप। क्या आप इनाम दोगे, या उसको क्रिटिसाइज़ करोगे, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण करोगे, या फिर कहोगे हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, दंड देंगे। ठीक है, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। बताइए इससे क्या राइट आंसर होगा। देखिए, अब यहाँ पर दिया है पहला भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, तो ये भी भौतिकवादी पुरस्कार ज़्यादा काम नहीं करता। ठीक है, कि भौतिकवादी पुरस्कार हम तुमको पेंसिल दे देंगे, तुमको रबड़ दे देंगे, या तुमको हम कोई इनाम दे देंगे। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, बच्चे को क्रिटिसाइज़ करेगी, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम तो एकदम बेवकूफ़ हो, ये भी ठीक नहीं है। दंड के वजह से कि हम तुमको डंडे से मारेंगे या तुमको क्लास से भगा देंगे, ये भी ठीक नहीं है। बचता है चौथा ऑप्शन, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। ठीक है, कि बच्चों को सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। बताना है आपको। पहले पे स्टेटमेंट दी है 4, फिर आपको विकल्प है सक्रिय अन्वेषण, दूसरा है अमूर्त समस्याओं पर काम करना, तीसरा है पूछताछ और प्रयोग, चौथा है शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। फिर विकल्प दिया हुआ है क्या, पहला और तीसरा, पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, और चौथे में है सभी चारों। बताइए क्या राइट आंसर होगा। मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान निर्माण करते हैं। ऑप्शन को पढ़िए, सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ का प्रयोग, शिक्षक और साथियों के साथ बातचीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मतलब चारों सही हैं। 1 2 3 4, चारों ही सही हैं। मतलब कि सक्रिय अन्वेषण भी करेंगे और अमूर्त समस्याओं पर काम करेंगे, पूछताछ का भी प्रयोग करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करके, पूछताछ करके, शिक्षक और साथियों के साथ बातचीत करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को खालिस्तान और असफलता को खालिस्तान रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या होगा, स्थायी, कॉमा, ये पहले वाले में ये भरा जाएगा, फिर कॉमा लगा हुआ है, शर्मनाक और अपमानजनक, फिर यहाँ कॉमा लगा है, वृद्धिशील सुधार के अवसर, स्थायी सुधार के अवसर, वृद्धिशील, शर्मनाक, अपमानजनक। बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, अब जब भी इस तरह के ऑप्शन दिए हो ना, शर्मनाक, अपमानजनक, तो ये गलत होते हैं हमेशा। ठीक है, इस तरह के बच्चों को इस तरह की चीज़ें तो नहीं कहें कि शर्मनाक, अपमानजनक, है ना। नेगेटिव चीज़ें तो हमेशा तुरंत कट कर देनी चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, जब भी नेगेटिव ऑप्शन दिया हो तो उसको तुरंत कट कर दो। ठीक है, क्योंकि बच्चों का अगर विकास करना है तो नेगेटिव चीज़ें तो नहीं लानी चाहिए, है ना। अब वृद्धिशील और सुधार के अवसर, ये भी गलत है। ऑप्शन सही है स्थायी, कॉमा, सुधार के अवसर के। ठीक है, 29 का, सॉरी, ऑप्शन 2 राइट है, वृद्धिशील होगा, सॉरी, वृद्धिशील होगा, वृद्धिशील, वृद्धिशील सुधार के अवसर। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो राइट होगा। पहला यहाँ वृद्धिशील भरेंगे, ठीक है, यहाँ पर वृद्धिशील भरेंगे और यहाँ पर सुधार के अवसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट है। अकादमिक निम्न में से अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए, सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, चौथा है सार्थक अधिगम। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अधिगम। 30 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, सहयोगात्मक शिक्षा, ये सही चीज़ है ना, ये तो होनी चाहिए। समावेशी कक्षाएं, ये भी हो सकता है। सार्थक अधिगम, ये भी हो सकता है। ये जो ऑप्शन दिया है ना, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम,
ये विफलता के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, पूछ रहे हैं विफलता के लिए जिम्मेदार कौन है, ये बताना है। तो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, अगर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम है तो वो तो विफलता दिलाएगा ना। तो ये थे 30 क्वेश्चन। आपके 30 में से कितने सही हुए? ठीक है, आपके 30 क्वेश्चन में कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके 30 में कितने सही हुए। 20 सही हुए, 15 सही हुए, 22 सही हुए, 25 सही हुए, या 30 में 30 सही हुए, या 10 सही हुए, जितने भी सही हुए हैं आप जो है कमेंट में लिखिए। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल004, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, डेसिमल004, ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करेंगे, ठीक है, तो हमारा आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। या फिर इस नाम से भी अगर सर्च करेंगे ना, डेसिमल GS स्टडी, तब भी चैनल मिलेगा। ये हैंडल नेम है, ये जो है हैंडल नेम है डेसिमल004। तो अगर ये सर्च करेंगे तो आपको ऐसा लोगो मिलेगा। ठीक है, ऐसा लोगो मिलेगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डेली जो है लगभग 10 MCQ डालते हैं। ठीक है, तो वो MCQ आप सॉल्व कर सकते हैं। PDF जो है उसको शेयर करते हैं। ये PDF अभी आपको जो है तुरंत क्लास के बाद वहाँ मिल जाएगी, तो PDF जो है आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर हम लोग डालते हैं। तो उस चैनल को, जो टेलीग्राम का है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।